श्रोताओं, आज हमसे जुड़े हैं जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा। तमाम संभाग को कैसे संभालते हैं, क्या क्या योजनाएं लेकर आए हैं जोधपुर में। जोधपुर में आपका दूसरा कार्यकाल है, तो दूसरे कार्यकाल में बहुत सारी जिम्मेदारियां ओढ़ के आए हैं और ये काल जो है कोरोना काल है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जोधपुर जब आप पधारे इस दूसरे कार्यकाल में, तो क्या कुछ लेकर आए प्लान जब कोरोना काल चल रहा है, वो सब कुछ बातें हमें बताएं कि कैसे आपने पदार्पण किया और क्या लेकर आए थे, क्या करना है जोधपुर को। देखिए, जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनना मैं समझता हूँ बहुत ही सम्मान की और गर्व की बात है और एक बहुत बड़ा अवसर है। जो 6 जिले संभाग में आते हैं वहां पे हम गुड गवर्नेंस दे पाएं, सुशासन दे पाएं और संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की जो अवधारणा है राज्य सरकार की, उसको हम ग्राउंड पे उतार पाएं। और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अमूमन बहुत अच्छी योजनाएं सरकार के स्तर पे बनती है पर उनकी क्रियान्विति में गैप्स रहते हैं। तो अगर इन योजनाओं का क्रियान्वयन हम अच्छी तरह से कर पाएं तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा अवसर है कि चिकित्सा विभाग की, शिक्षा विभाग की, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, जो रसद विभाग है, इन सभी डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड पे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। साथ में जोधपुर विकास प्राधिकरण का दायित्व भी मेरे पास है और ये बहुत बड़ा अवसर है राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर को विकसित करने का। और जो शहर जो बन रहा है, विच इज अ सिटी इन मेकिंग, उसको हम अगर न सिर्फ मास्टर प्लान के माध्यम से उसका सुनियोजित विकास हम कर सकें, वहां पे अच्छी सड़कें बना सकें, चौड़ी कर सकें सड़कों को, नई सड़कें बना सकें, नए पार्क बना सकें, ऑडिटोरियम बना सकें, जन सुविधाएं विकसित कर सकें, तो मैं इस पूरी पोस्टिंग को एक नए अवसर के रूप में देखता हूं। इट इज अ बैग फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब आपने ज्वाइन किया, सभी लोग उत्सुक थे कि डॉक्टर समित शर्मा आ रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। आते ही सबसे पहली नजर आपकी स्वच्छता पर और जो यहाँ बिखरी अस्त व्यस्त हरियाली पर पड़ी, उसके सेकेंड डे आप खुद ही शुरू हो गए थे सबके साथ मिलकर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें तो अगर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बचा के रखना है और ये आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद भी हैबिटेबल रह सके, या जो हमारी जो जनरेशंस हैं उनके लिए रहने लायक रह सके, उसके लिए अभी इसी समय विचार करने की आवश्यकता है और एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो इट विल बी टू लेट। तो सबसे जरूरी है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है और जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बहुत सहेज करके और उसको बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, वन्य जीव हैं वो कम हो रहे हैं, चिड़ियां जो घरों में घोंसले बनाती थी अब वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो ये बहुत गंभीर संकेत है, अलार्म है और उसको हमें बहुत सीरियसली लेते हुए तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे संभाग वन में सभी जिला कलेक्टर्स को प्लांटेशन के निर्देश दिए, क्योंकि अभी बरसात का समय था और इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल समय है ये। और जोधपुर में भी हमने काफी जगह जो पार्क्स हैं, डिवाइडर्स हैं, सड़क के किनारे हैं, वहाँ प्लांटेशन यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के, यहाँ की जो संस्थाएं उनके साथ मिलकर किए हैं। कोशिश मेरी रहती है कि रोज सुबह ऑफिस आने से पहले अपन एक आध अगर कोई प्लांटेशन कार्यक्रम सुबह ही हो जाए और 100-125 पेड़ अगर कोई लगाता है तो मैं आमंत्रित करते, तो मैं खुशी खुशी जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इस तरह से हम अभी तक 50,000 से ज्यादा पेड़ तो लगा चुके हैं और अन्य संस्थाएं जो लगा रही हैं कुल मिलकर के करीब 1.5 लाख से ज्यादा की सूचना तो हमारे पास आ चुकी है। मैं समझता हूं अगर इसमें आधे भी पेड़ बचते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि शहर, बल्कि कहें कि राज्य का एक हिस्सा हरियाली की ओर फिर से बढ़ रहा है। शुरुआत में हमने भी ये सुना था कि जब सर को बुलाते हैं तो पहला ये उनकी शर्त ये होती है कि मेरे हाथ से कम 1-2 पौधे वहां रोपित होंगे। इतना बड़ा संभाग है, मॉनिटरिंग की व्यवस्था कुछ रहती है आपकी? अगर आप मेरे से पूछें कि एक वर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करो तो मैं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन इज मॉनिटरिंग। तो अगर हमें सुशासन देना है तो जो 6 जिले हैं उसकी मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। और आज सूचना प्रौद्योगिकी का जो युग है, आईटी का जो जमाना है, उसमें मॉनिटरिंग हैज बिकम मच इजियर एंड मच मोर इफेक्टिव। तो इसके लिए जो सभी जिला कलेक्टर साहिबान हैं उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है और राज्य सरकार से जो भी योजना इस पे फोकस रहता है, जैसे अभी कोरोना पे फोकस है और मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी सोच है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, तो जो रसद के वितरण पे, जो निःशुल्क गेहूं का वितरण है, दाल का वितरण है, उस पे जो फोकस है, तो वो सारी चीजें उसमें हम कलेक्टर्स को भेजते हैं और हमारे जिले के कलेक्टर्स बहुत अच्छे हैं
तत्काल वो शाम तक हमें उस पर क्या एक्शन लिया किस डिस्ट्रिक्ट में, वो हम लोग उनसे सूचनाएं लेते हैं। दूसरा मॉनिटरिंग का एक और तरीका है, वो है कि सभी जिलों के और जो संभाग के जो संभागीय स्तरीय अधिकारी हैं और जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनको हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लिया है और उसमें हम अटेंडेंस मॉनिटरिंग करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति अगर अपने कार्यस्थल पे होगा तभी वो सेवा अपनी प्रदान कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्रेन का ड्राइवर है या बस का ड्राइवर, अगर वो सीट पे नहीं है तो वो बस नहीं चलेगी। अगर कोई बुकिंग क्लर्क है टिकट खिड़की पे, अगर वो वहां पे नहीं पहुंचा मान लीजिए, या जैसे 8 बजे का उसका समय था टिकट खिड़की खुलने का, अगर वो 10 बजे पहुंचा तो 2 घंटे वहां टिकट लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो इसी प्रकार अगर डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचा तो 1 घंटे वो मरीज उसको मिस करते हैं, कंपाउंडर नहीं पहुंचा, रेडियोग्राफर नहीं पहुंचा तो एक्सरे नहीं हो पाएंगे। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है राजकीय सेवा में कि जो समस्त जो कर्मचारी हैं और लाखों कर्मचारी पूरे संभाग में हैं, वो निर्धारित समय पे कार्यस्थल पर पहुंचे, निर्धारित आईडी कार्ड्स के साथ पहुंचे और फिर जो उनकी नियत सेवाएं जो उनको प्रोवाइड करानी है वो सेवा प्रदान करें। मेरा इसमें यह भी बहुत मानना है कि चाहे मुझे तनख्वाह मिलती हो, चाहे गवर्नमेंट में जिसको भी सैलरी मिलती है, वी आर गेटिंग दिस मनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, इट इज द टैक्स पेयर्स मनी, सो वी हैव अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द टैक्स पेयर and those people they are our beneficiaries and we are the service providers। एक ये रिश्ता है ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच का, तो जो जनता है उनके प्रति हमारा पूरा दायित्व है और उसका निर्वहन अच्छी तरह से हो सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। धीरे धीरे आपकी ये सोच सभी तरफ फैलेगी जरूर, ऐसा हम मानते हैं। आपका नाम जेनेरिक एक शब्द के साथ अक्सर जुड़ा ही रहता है और डॉक्टर समित शर्मा और जेनेरिक एक ही माने मानते हैं, स्वच्छता, पर्यावरण और जेनेरिक। जेनेरिक स्टोर भी संभाग में आप खोलने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसका ब्रीफ आप करें। बहुत सस्ती दवाएं आपने उपलब्ध कराई और उसकी अभी क्या स्थिति है, कैसे कैसे स्टोर खोले जाएंगे और आम आदमी को कैसे वो दवाएं मिलेगी। दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत गंभीर कमी है कि स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी आज ऐसी परिस्थितियां देश में है जिसमें जो गरीब व्यक्ति है उसका शोषण होता है, उसकी चीटिंग होती है। और दवाओं के मामले में हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जो दवाओं की उत्पादन लागत होती है वो तो बहुत कम होती है। जैसे आप पाएंगे कि अधिकतर जो सामान्य उपयोग की दवाएं हो, चाहे ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज की, उल्टी, दस्त की, तो ये इनकी उत्पादन लागत होती है 1 रुपए में या 2 रुपए में 10 गोली बन जाती है। पर जब ये बाजार में बिकती है तो इससे 5 to 10 टाइम्स इसकी कॉस्ट होती है। तो ये एक बहुत सीरियस स्थिति है और उसके लिए समाधान ये हो सकता है कि जो दवाएं हैं वो कम कीमत पे अवेलेबल कराई जाए। तो ये मुख्यमंत्री महोदय की सोच थी कि जब कम कीमत की दवाओं की योजना हमने पहले चित्तौड़गढ़ में शुरू करी और फिर नागौर में शुरू करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब इतनी कम कीमत है तो ये कम कीमत भी व्यक्ति को ना देनी पड़े और ये कीमत राज्य सरकार वहन कर ले और जो अस्पताल में जो लोग आते हैं उनको दवा फ्री मिल जाए। तो इस तरह से उन्होंने 2 अक्टूबर के ही दिन, ये मैं समझता हूँ कल इसकी 10वीं वर्षगांठ होगी, आज से ठीक 9 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गांधी जयंती के दिन ही यह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू करी थी। और उसके बाद जो जांच में भी इसी तरह की स्थितियां हैं, तो जो जांच है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग आते थे उनको डॉक्टर कोई दवा बाहर से लिखते थे, कोई टेस्ट बाहर से कराते थे। तो बहुत बेसिक जांचें हैं, जैसे डायबिटीज के जो जांच करने का जो रिजेंट आता है, मान लो उसकी कॉस्ट जो आती है 66 पैसा ही आती है। तो और आप जब बाजार में आप जांच कराते हो तो कई बार आपको 60 रुपए, कई बार 100 रुपए लेते हैं। तो इस तरह से तो ये सोच थी सरकार की कि भाई ये सब चीजें अगर उसको फ्री ही मिल जाएं तो जो गरीब व्यक्ति है वो भी अपना इलाज करा सकेगा। तो इसी सोच के साथ ये शुरू किया गया है और जोधपुर में भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सभी लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते, है ना। सरकारी हॉस्पिटल में 1/3 लोग ही जाते हैं। जो 66% लोग हैं वो अभी भी प्राइवेट डॉक्टर से या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, तो वो दवा बाहर से ही खरीदते हैं। तो उनकी भी मदद हो सके उसके लिए संभाग भर में 72 जेनरिक हाउसेस सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से हम कल 2 अक्टूबर को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और वहां पे जो दवाइयां हैं वो कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के और कम कीमत में उसको ले सकता है। तो उसमें आप पाएंगे कि कुछ दवा ऐसी है जिसपे 50 रुपए लिखे हुए हैं, वो आपको 10 रुपए में मिल जाएगी, 12 रुपए में मिल जाएगी। जिसपे 125 रुपए लिखे हैं वो 30 रुपए में मिल जाएगी। तो इस तरह कई उदाहरण हैं, तो आपको काफी कम कीमत में मिल जाएगी। साथ में हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो संभाग भर के करीब 4000 निजी जो दवा वितरण केंद्र हैं, जो दवा की दुकानें हैं, प्राइवेट जो केमिस्ट हैं, उनको भी हमने जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है
उन्होंने कहा है कि उनको जेनरिक दवा अपने रखनी चाहिए, अलग से शेल्फ में रखनी चाहिए, दिखते हुए स्थान पर रखना चाहिए और उचित कीमत पर देना चाहिए। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि वो भी, उसमें केमिस्ट एसोसिएशन आगे भी आया है और उसमें प्रयास है कि वो भी कम कीमत पे दवा दें, ऐसे क्योंकि भारत सरकार के निर्देश हैं। इसलिए डॉक्टर साहब, दो भ्रांतियां हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि जेनेरिक इतनी असरकारक नहीं होती, एक भ्रांति है, और मैं तो ब्रांडेड कंपनी की दवा लेके आया हूं। एक दूसरा, अगर जेनेरिक दवाई मांगे कोई और दुकानदार उसको ना दे कि भाई ये अच्छी नहीं, ये बुरी है, आप ये लीजिए, 10 पैसे वाली नहीं, 1.5 रुपए वाली असर करेगी, तो ऐसे में वो कोई कंप्लेंट भी कर सकता है? देखिए, पहले तो आपने खुद ने कहा कि ये भ्रांति है, तो बिल्कुल 100% भ्रांति है। और जेनरिक दवा में और ब्रांडेड दवा में जो इनके मानक हैं, जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और दोनों दवाइयों में कहीं कोई फर्क नहीं होता। दोनों दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल समान होती है। ये जरूर है कि दिमाग में आता है कि ये चीज है, जैसे ये पानी की बोतल पड़ी है, तो मान लीजिए ये 10 रुपए की आती है बोतल, अगर ये आपको 1 रुपए में मिल जाए तो आप सोचोगे पता नहीं इसमें सही है कि नहीं है। ये एक स्वाभाविक सा संशय लोगों के दिमाग में आता है, पर ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा में जो भी दवाइयां, जेनरिक दवाइयां क्योंकि सरकार के स्तर पर प्राप्त होती है, तो 3 स्टेज की उसकी गुणवत्ता की व्यवस्था है। उससे निकल करके और जब उसकी गुणवत्ता अप्रूव हो जाती है, टेस्ट हो जाती है, उसके बाद ही वो सिस्टम में सप्लाई में आती है। इसी प्रकार जो बाजार में जो दवाइयां आती हैं, उसमें भी दवा को बाजार में उतारने से पहले कंपनी को उसके टेस्ट करा के सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देना होता है, COA बोलते हैं उसको, उसकी गुणवत्ता का प्रमाण होता है। तो ऐसा नहीं है। और जो देखिए, जो खराब दवा है वो तो ब्रांडेड भी हो सकती है और जो जेनरिक है वो भी हो सकती है। रेदर ब्रांडेड में होने की संभावना ज्यादा है। आप देखेंगे, आपने ये तो सुना होगा कि भाई जो महंगी चीज है उसमें जो नकली चीज बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये फर्क बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न में आपका दोहराएंगे आप? दूसरा, दुकानदार अगर जेनेरिक के बजाय अगर कहे मेरे पास उपलब्ध नहीं है और वो कोई मांगे, तो अगर कोई कंप्लेंट करना चाहे तो आम आदमी कहाँ जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बात कही भी जाती है कि भाई मान लीजिए डॉक्टर्स ने कोई जेनरिक दवा लिख भी दी, तो जो केमिस्ट है वो उसमें जो ब्रांडेड जेनरिक है जिसपे की कीमत ज्यादा ही छपी है वो ही उसको दे देगा। तो इसके लिए देखो, अपने को बहुत इसका सही तरीका तो ये होता, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे, पर उसकी पूरी तरह से पालना नहीं हो पाई। निर्देश ये थे कि जो दवा की जो उत्पादन लागत है उसमें एक निश्चित प्रॉफिट जोड़कर ही दवा की विक्रय होनी चाहिए। इसमें मन मर्जी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स प्रॉफिट लेके बेच सको। ये गलत है, ये प्रचलन में है अभी भी देश में, पर ये गलत है, व्यवस्था ऐसी है। अब ऐसी व्यवस्था में अपन अपनी बचत कैसे करें, या लोगों को लाभ कैसे हो, या ट्रीटमेंट कैसे अफोर्डेबल बने लोगों के लिए, तो उसका एक विकल्प ये है। एक तो जो कोऑपरेटिव पे जो व्यवस्था शुरू की गई है उस पे कम कीमत की दवा की सुनिश्चितता है, क्योंकि हमने रेट लिस्ट भी लगा रहे हैं और वेबसाइट पे हम उसको क्या क्या उसकी छपी हुई कीमत है और कोऑपरेटिव पे किस दर पे मिलेगी वो हम डाल देंगे, तो उससे कि एक लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी। इसी प्रकार जो जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, केंद्र सरकार भी जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, वहां पे वो दवा कम कीमत, कुछ एक प्राइवेट संस्था है वो भी अब आगे आने लगी और इस तरह की दवाएं हैं वो कम कीमत पे देने लग रही, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत ही कम है ना। इसमें अगर जो कमीशन वगैरह है, जो प्रॉफिटेरिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब अगर आप हटा देंगे तो उसकी कॉस्ट काफी कम रह जाती है। और विदेशों में ये होता है कि वहां लोग एजुकेटेड हैं, पेशेंट्स है एजुकेटेड है, दे आर अवेयर ऑफ द जेनरिक एंड ब्रांडेड, देन दे आर ऑल्सो लार्जली अवेयर अबाउट द प्राइजेस। तो जब हम जाते हैं उपभोक्ता के रूप में दवा को खरीदने, इफ वी आर अवेयर की जो सेट्रिजिन है, और आपको अवेयरनेस कैसे आएगी, आपको जब आप जनौषधि केंद्रों की लिस्ट देखेंगे या जो नेट पे जो उपभोक्ता भंडार की लिस्ट है वो आप देखेंगे, तो यू विल कम टू नो कि भाई सेट्रिजिन वहां पे अगर उस पर 20 रुपए छपे हैं पर वहां तो 3 रुपए में मिल रही है, तो देन यू बिकम अवेयर कि ये जो दवा ले रहा हूं मैं सेट्रिजिन, इसकी जो ये अपने 3 में ही मिल सकती है। तो देन यू कैन रिक्वेस्ट द शॉपकीपर कि भाई ये गलत है, देखो ये तो आप दे सकते हो। तो मोस्ट ऑफ देम विल एग्री, वंस दे नो कि यू नो द करेक्ट थिंग, दे आर बाउंड टू हेल्प यू। तो ये, और मैं इसमें आग्रह करना चाहूंगा, विशेषकर वो लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं और उनको लंबे समय तक दवाई चलती है, 5-5 साल, कई बार जीवन भर दवा चलती है। तो आप देखेंगे जैसे ये डायबिटीज की दवा है, जैसे ग्लिमेप्राइड है, अब 2 रुपए में 3 रुपए में अपने को 10 गोली मिल जाती है, तो अब 10 रुपए में महीने भर की दवा आ जाती है। इनएलप्रिल है, जब बीपी की दवा है, मैं समझता हूँ 1 रुपए में 10 गोली आ जाती है। तो मतलब आप बहुत 25-50 रुपए में आपके महीने भर की जो भी कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज की, बीपी की दवाई जो आप लगभग सभी को चलने लगी है वो आप ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस आ जाएगी और आप जब आप दुकानदार को कहेंगे तो आपको उसको अरेंज करके देगा और कम कीमत पे देगा। डॉक्टर साहब, MBBS तो आपने की है, लेकिन इसका पूरा फायदा आम आदमी जो बीमार है उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है हमारे संभाग के लिए कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ संभागीय आयुक्त बनाए जो कम से कम गहनता से जान सकता है रोग
और दवाइयों के बारे में। रोग की जब बात चली तो कोरोना पे आ जाते हैं। कोरोना जोधपुर शहर में थोड़ा विकराल हो रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए धारा 144 चल रही है और रोकने के उपाय क्या क्या चल रहे हैं? देखिए, इसका जो प्रसार है, जो संक्रमण का जो फैलाव है, इसको रोकने का बहुत सरल तरीका है, पर उसको बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में हम सब लोग मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि अब डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है कि लॉकडाउन का लंबा समय लग गया और शुरू में तो लोग थे वो काफी सजग थे और अब इसको कैजुअली लेने लगे हैं और उसी से ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम 3 जो इसके मूल मंत्र हैं, एक तो यूज ऑफ मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग हम रखें, 2 गज की दूरी रखें, और तीसरा एक्सटेंसिव यूज ऑफ हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजर्स। क्योंकि ये जो इसका जो फैलने का तंत्र है कि व्यक्ति के जो सामने वाला जो व्यक्ति है जो रोगग्रस्त है, उसकी जो सांस में से जो वायरस निकलते हैं, विशेषकर जब वो खांसी करता है या छींकता है तो कई गुना वायरस निकलते हैं। वो किसी वस्तु पे अगर टच हो जाते हैं या वहां गिर जाते हैं और उनके जीवित रहते अगर आप उसको वस्तु को छू देते हैं तो वह आपके हाथ पे आ जाता है, और वही हाथ अगर आप नाक में लगा लेते हैं, मुंह में लग जाता है या आंख में मसल देते हैं उसको, तो फिर वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार अभी हालांकि सिद्ध नहीं है, पर यह भी कहा जाता है कि 2 व्यक्ति अगर पास हैं और हवा में भी जब वायरस रहता है और हम उसको इनहेल कर लेते हैं, अपनी सांस से अंदर ले लेते हैं, तो भी वो फैलता है। तो ये 3 जो मंत्र हैं इसकी अगर हम पालना करें, अक्षर प्रत्येक व्यक्ति करे, जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अगर हम 4 हफ्ते तक सभी लोग इसको करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत इफेक्टिवली हम कोरोना को ब्रेक कर पाएंगे। इसीलिए 2 अक्टूबर से जो एक जन आंदोलन के रूप में जो कोरोना के रोकथाम के प्रयास हैं, वो जो गांधी जी ने विधि हमें सिखाई थी कि प्रेम से और बदलाव से, खुद के बदलाव से दूसरों में बदलाव लाना है, तो उन्होंने यही कहा है कि जो सभी अधिकारीगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, एनजीओज हैं, उनको शामिल करते हुए और उनको पर्याप्त मात्रा में मास्क अवेलेबल कराएं, और जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है उसको पहले मास्क दें, उसको समझाएं अपन, और अगर फिर भी वो गलती करता है तो उसके खिलाफ सख्ती करें, उसके खिलाफ पेनल्टी भी लगाएं। 3 प्रयासों से मैं समझता हूं कोरोना हमसे ताकतवर नहीं है, पर अगर हम नासमझी कर रहे हैं इसलिए कोरोना हमसे ज्यादा स्कोर कर रहा है। जी, हमारे जोधपुर शहर के अस्पतालों की हालत और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कुछ ऐसे मानक तय किए हैं आपने? प्राइवेट में अगर कोई जाए तो क्या क्या सुविधाएं वहां उसको सरकार की तरफ से दी जाती है या कुछ फिक्स किया हुआ कि इतना अमाउंट ही लगे? देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं और कुछ कमियां थी जिसमें से काफी कमियां दूर भी की गई हैं, कुछ और सुधार किए जाने अभी भी शेष हैं, पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एमडीएम और एमजीएच, जहां पे अभी कोरोना का पेशेंट का इलाज चल रहा है, वहां पर्याप्त मात्रा में बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन वाले बेड्स और आईसीयू के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो अवेलेबल हैं, तो उसमें हेजिटेट नहीं करें अपन। और एक जो बात आ रही थी कि साहब सीनियर डॉक्टर्स बात नहीं संभालते, ये पुरानी बात हो गई। अब जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, वो रेगुलरली सुबह और शाम मरीजों को उसको पूरी संभाल कर रहे हैं। नर्सिंग केयर भी पहले से काफी इम्प्रूव हुई है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ लोग वहां जाना चाहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने दरें निर्धारित कर दी हैं। पर डे के हिसाब से एनएबीएल या नॉन एनएबीएल हॉस्पिटल के लिए रेट्स निर्धारित हैं। उस पैकेज के अंदर कौन कौन सी दवाइयां और जांचें निःशुल्क शामिल है वो भी इंगित है। उसके अलावा कोई जांच और इंजेक्शन लगते हैं उसकी रेट्स क्या होंगी वो भी तय कर दी है। अभी तो सरकार ने जो सीटी स्कैन जो प्राइवेट में हो रहा है उसकी जो दरें हैं वो भी तय कर दी हैं। तो सरकार का इसमें मंतव्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कोरोना से ग्रस्त हो जाता है तो वो अपना सही दरों पे या तो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपचार करा सके, और अगर वो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट में जाना चाहता है तो उसका सही दरों पे उपचार हो, उसका कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं हो। डॉक्टर साहब, एक और जिम्मेदारी आप पर आने वाली है, अनलॉक 5 शुरू होने वाला है। लॉकडाउन जब शुरू किया था तब हमारे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी कि कोरोना को रोकना है, और वो बात बिल्कुल सही थी। उस समय तत्समय की जो प्रथम आवश्यकता थी, फर्स्ट नीड थी, वो यही थी। पर उसके साथ उसका दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो लोगों की जो इकोनॉमी जो है वो इससे गड़बड़ा गई और आजीविका पर संकट हो गया और कई जगह भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो लॉकडाउन और अनलॉक दोनों ही साथ साथ चलना है। हमें अगर हम सावधानी रखें तो अनलॉक होते हुए भी अगर हम प्रिकॉशंस रख रहे हैं तो कोरोना का कंटेनमेंट हो सकता है। अगर जो 3 मेजर्स हैं, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और यूज ऑफ सोप वाटर एंड सैनिटाइजर, अगर हम उसको करें। अब जो अनलॉक हो रहा है ये चैलेंज है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री को
जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, इवन जो प्राइवेट जो संस्थाएं, इन सबको गियर अप होना पड़ेगा अपने नॉर्मल वर्किंग पे, जो कि पिछले 5-6 महीने में हॉल्ट पे आ गई हैं, जो रुक गई हैं, ठहर गई हैं। ये एक चैलेंज होगा। इन एक्टिविटीज को चालू करने से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वापस होगी, लोगों को वापस आय होने लगेगी। देखिए, जैसे जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं या रोज का अपना काम करते हैं या हमाली करते हैं या सब्जी का ठेला लगाते हैं, उनके लिए कोरोना एक बहुत बड़ा संकट होके आ गया है। उनके लिए जीवन का संकट, आजीविका का संकट बन गया, उनके पूरे परिवार पे संकट हो गया, क्योंकि उनकी कोई निश्चित आय जैसे सरकारी कर्मचारी की होती है वो नहीं आती है। तो उसको देखते हुए अनलॉक करना भी बहुत जरूरी है, पर सावधानी से। एक और कार्यभार आप पर है, जेडी का। जेडीए एक बहुत बड़ी संस्था है जोधपुर की, और जोधपुर के नगरीय विकास के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है, और मैं समझता हूँ एक टूल है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इसमें 2 चीजें करनी आवश्यक हैं और इस पर हम प्रयास भी कर रहे हैं। पहले तो जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिना टूटी हुई सड़क हो, प्रॉपर डिवाइडर हो, सर्किल्स हो, चौराहे हो, फुटपाथ हो, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा जो जोधपुर की समस्या है वो है ड्रेनेज की। तो जब तक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा तो हर साल सड़कें इस तरह से टूटती रहेंगी, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की आवश्यकता है। साथ में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हम लोग लेना चाह रहे हैं, जिससे कि जो हम जब कह रहे हैं कि 2nd लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान का, तो एक वो स्वरूप आना चाहिए जोधपुर में जो कि अब जो जयपुर में अब आता है। तो उसके लिए कोई हमें पार्क्स डेवलप करने हैं, कोई बड़ा ऑडिटोरियम डेवलप करना है, कोई पार्किंग की प्लेसेस डेवलप करनी है। ये भी देखने की आवश्यकता है जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, क्या वो 2 लेन से 4 लेन हो सकती हैं क्या, 4 लेन से 6 लेन हो सकती है क्या हम नई ऑल्टरनेटिव रोड्स डेवलप कर सकते हैं क्या। तो इन सारे विषयों पर विचार भी चल रहा है और कुछ एक्शन भी शुरू हुआ है। साथ में ये बहुत हम जेडीए में फोकस ये कर रहे हैं कि ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, इसको काम को कराने के लिए, नए ओवरब्रिज बनाने के लिए, अंडरब्रिज बनाने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए, नए पार्क्स डेवलप करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए होता है। तो अभी हमारा फोकस यह भी है कि जेडीए की आय कैसे बढ़ाई जाए। तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि जैसे अभी कोविड का जब समय थोड़ा कम होगा तो हमारी जो प्लानिंग है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और विचार ये है कि करीब 200 करोड़ की अगर आय हो सके तो इतने ही रुपए के विकास कार्य हम जोधपुर शहर में करा पाएंगे। जेडीए का काम सिर्फ सड़कें बनाना ही नहीं है, आवास की लोगों की व्यवस्था करना भी जो नगरीय विकास प्राधिकरण होता है उसका एक बहुत मूलभूत कार्य है। तो जो जेडीए की जो एग्जिस्टिंग कॉलोनीज हैं, अभी 100 से अधिक कॉलोनीज हैं जोधपुर में जो अनडेवलप्ड पड़ी हैं, अंडर डेवलप्ड पड़ी हैं, उसमें वी आर इशूइंग नोटिसेस टू ऑल द डेवलपर्स कि भाई आपका ये दायित्व था, यही नहीं था कि आप प्लॉटिंग करके और उनसे पैसे ले लेंगे। आपके साथ ये भी दायित्व था कि वहां पे जो सड़क का निर्माण है, नाली का निर्माण है, वहां पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की लाइनें डालनी है, स्ट्रीट लाइट्स डालनी है, फैसिलिटी एरिया डेवलप करना है, पार्क एरिया डेवलप करना है। वो आपने किया कि नहीं किया, इसका भी हम सर्वे करवा रहे हैं और उनको भी इन्वॉल्व करके, समझाइश करके, और नहीं तो नोटिस देके या फिर कार्रवाई करके, लीगल एक्शन लेके वी वुड लाइक टू एंश्योर दैट दोस कॉलोनीज, प्राइवेट कॉलोनीज हैं, वो भी दे शुड डेवलप। संभाग की जनता को कोई अपील करना चाहें आप, ये थोड़ा सा मुश्किल दौर है उसमें। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे डेमोक्रेसी के लिए कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अच्छे शासन में या सुशासन में जनता की जो सहभागिता है वो बहुत आवश्यक है, और शासन भी वैसा ही होता है जैसी जनता होती है। जो लोग हैं शासन में हैं या प्रशासन में हैं वो जनता से ही चुन के आए हैं। और कहने का मतलब ये कि अगर गुड गवर्नेंस है तो उसमें जनता की बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता है, 2 तरह से। एक तो जो दायित्व उनके हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनको वो पूर्ण करें। साथ में सरकार से कहीं कोई कमी रहती है, कहीं कोई शिकायत रहती है, उनके मान लीजिए कोई डेवलपमेंट का इशू है या कोई जस्टिस का इशू है, पुलिसिंग का इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, तो एज अ विजिलेंट सिटीजन दे शुड कम फॉरवर्ड, है ना, स्पेशली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स, एंड दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दे शुड वेक द एडमिनिस्ट्रेशन, दे शुड शेक द एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहें कि जब ये हमारे करा के दो, तो क्या होता है कि उससे इट ब्रिंग्स द इम्पोर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज टू द नोटिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ तो ध्यान में रहते हैं पर कुछ कोने कोने तक नहीं पहुंच सकते। और अगर कहीं कोई समस्या है उसकी शिकायत करें, वो हमारे ध्यान में लेके आए।
पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम यहाँ पे जो है जन सुनवाई का सिस्टम है, इट इज इफेक्टिव सिस्टम, इट इज ऑनलाइन सिस्टम एंड वी वुड लाइक टू एंश्योर कि वॉट एवर कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड दे आर प्रॉपरली डेल्ट विथ एंड दे आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो अगर कोई अतिक्रमण की कोई शिकायत है, कोई आपको पड़ोसी परेशान करता है, तो वी वुड लाइक टू टेक इमीडिएट एक्शन regarding development issues because they require a lot of funds, but still then we can put the project in the pipeline। हम उसको डाल तो सकते हैं कि साहब वो कह रहा है हमें कि साहब यहाँ हमें नहीं है, तो एटलीस्ट वी कैन आइडेंटिफाई कि साहब इतनी कॉलोनीज हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो उसको प्लान बना करके और भविष्य में जब भी पैसा उपलब्ध होता है उसको भी अवेलेबल कराने का प्रयास किया जा सकता है। डॉक्टर समित शर्मा, संभागीय आयुक्त जोधपुर, आपने बेशकीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बात करने का अवसर दिया, और गांधी जयंती के अवसर पर मैं राष्ट्रपिता को नमन भी करता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि उनका जो बताया हुआ मार्ग है उस पर हम चलें, तो मैं समझता हूं हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं हो सकता, सिर्फ सरकार के भरोसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे जब बढ़ेगा, देश विकसित जब होगा, अच्छे देश का निर्माण जब होगा, भारत सोने की चिड़िया जब बनेगा, जब देश का और राज्य का प्रत्येक नागरिक अपना अपना योगदान, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस देगा, टुवर्ड्स गुड सिटीजन बनने को देगा। जो भी योजनाएं बनती हैं उसको इफेक्टिवली लागू करने में मिलजुल कर हम प्रयास करेंगे, तो आई थिंक वी कैन मेक अ बेटर कंट्री, वी कैन मेक बेटर इंडिया। धन्यवाद।